गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न एंड कम्पीट। आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा करंट अफेयर्स के बारे में। आप देखते हैं कि कोई भी अगर आप पेपर दे रहे हैं, आप एसएससी सीजीएल का कोई भी पेपर दे रहे हैं, एसएससी जेई का कोई भी पेपर दे रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि करंट अफेयर्स जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे इसके अंदर एग्जाम्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहां पर जो हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आए हैं वो सबसे बेस्ट करंट अफेयर्स हैं। आप देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं आपको हमारे द्वारा कराए गए करंट अफेयर्स में से ही डायरेक्टली जो है वो मिलेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले ये जो आज हम करंट अफेयर्स को टॉपिक को कवर करेंगे, हम नेशनल न्यूज जो हमारे नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है उससे हम जो है वो शुरुआत जो है वो करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे नेशनल न्यूज के साथ साथ में मैं आपके साथ और भी इंटरेक्शन इसमें करता जाऊंगा। याद रखिए, करंट अफेयर्स को याद करने का तरीका सिर्फ एक ही होता है और वो क्या है, वो है उसको बार बार रिवाइज करते रहना। तब तक रिवाइज करते रहिए जब तक वो आपके दिमाग के अंदर बैठ ना जाए। एक और चीज याद रखिए, जब भी हम ये कर रहे हैं करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, साथ में आप क्या रखिए अपने पास, साथ में आप अपने पास जो एटलस है, एटलस को जरूर रखिए। करंट अफेयर्स और एटलस का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत लाजवाब होता है। कारण क्या है, इसका कारण क्यों बता रहा हूं मैं आपको करंट अफेयर्स के लिए वो जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर कोई लोकेशन आती है, कोई लोकेशन से रिलेटेड अगर न्यूज आ रही है और आप साथ में उसको देख रहे हो अपने एटलस के ऊपर, तो उससे एक बहुत ही अच्छा असर जो है वो पड़ेगा। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आपने सुना होगा क्वाड के बारे में। क्वाड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्वाड। अब आप कहेंगे कि क्वाड की फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसकी फुल फॉर्म के साथ। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, समझ आया ये आपको। अब यहां पर आपको एक और चीज देखनी है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है। मिनिस्ट्रियल मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है इसकी जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है वो कहां पर हुई है, तो इसका आंसर है टोक्यो। ये याद रखिएगा, इसका जो क्वाड का जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, वो कहां पर हुआ है, वो हुआ है टोक्यो। और आप जानते हैं टोक्यो जो है वो कहां की कैपिटल है, जो टोक्यो है वो कैपिटल है जापान की। यही चीज जो है वो मैं आपको बता रहा था कि आप जब एटलस आपके सामने होगा तो आप एटलस पे क्या कर सकते हैं, आप एटलस पे फटाफट से जापान देख सकते हैं, उसकी कैपिटल देख सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो आपका मैप वाला पोर्शन है वो आपका और ज्यादा जो है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। अब इसकी बात अगर हम करते हैं तो ये जो थी ये सेकंड मीटिंग थी। अब तक जो क्वाड की मीटिंग हुई है, मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है टोक्यो में, ये सेकंड मीटिंग थी। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि कौन से नंबर की मीटिंग थी। ये जो मीटिंग थी ये थी सेकंड नंबर की मीटिंग जो वहां पर हुई। और इसमें 4 नेशंस ने, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 4 नेशंस ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। पूछा जा सकता है आपको कि क्वाड की मीटिंग में कौन से 4 नेशंस ने जो था वो पार्टिसिपेट किया, तो इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और 4th नंबर पर जो हमारे पास आता है इसके अंदर
वो आता है यूएसए। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ऐसे ही आएगा, क्वेश्चन को अपने दिमाग में बिठाइए। जहां पे करंट अफेयर्स के साथ साथ हमारी कोशिश आपको यही है कि हम साथ साथ में आपको बताएं क्वेश्चंस को पूछा कैसे जा सकता है, उसको पूछने की टेक्निक क्या होगी। तो ये अगर आपको पूछा जा रहा है तो आपने आंसर देना है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है कि क्वाड में इंडिया की तरफ से, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्वाड की जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में इंडिया की तरफ से किसने इंडिया को जो है वो रिप्रेजेंट किया, तो वो हैं एस जयशंकर। मिस्टर एस जयशंकर ने इस मीटिंग के अंदर जो है वो क्या किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया। ठीक, अब आपके लिए मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आपने ये बताना है मेरे को कि ये जो मिस्टर एस जयशंकर हैं ये इस टाइम करंटली किस पोजीशन के ऊपर हैं। ठीक, तो यहां पर हमारा पहला करंट अफेयर्स जो है वो आज यहां पे खत्म हो रहा है ये वाला। दूसरा करंट अफेयर अगर हम आज का देखते हैं तो वो आपने सुना होगा टनल के बारे में। बहुत फेमस टनल रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका जो है वो इनॉग्रेशन की थी। और अब तक मैं चाहता हूं आप जब तक मैं उसको यहां पे लिखूं तब तक आप जो है वो कमेंट में जाकर मेरे को आंसर उसका जो है वो दे देंगे। मेरे को पूरी उम्मीद है, सुना है आप सबने, बहुत ज्यादा जो है वो न्यूज में रही है। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, क्वेश्चन है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल कहां पर खुली है। ये जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है ये खुली है हिमाचल प्रदेश में। नाम आपने सुना ही होगा, हिमाचल प्रदेश। और इस टनल का नाम क्या है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग। हर बच्चा ये जानता है कि रोहतांग पास बहुत फेमस है। मनाली से ऊपर जाते हैं तो रोहतांग पास आता है और उस टनल का जो नाम है जो रोहतांग में खुली है वो है अटल टनल। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर हमने इस टनल का नाम रखा है अटल टनल। तो अब याद रखिएगा, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल जो है वो हिमाचल प्रदेश में अटल टनल है और वो कहां पर खुली है, वो रोहतांग में है। इसकी शेप कई बार है, देखिए इसकी शेप भी पूछी जा सकती है, तो आपने याद रखना है इसकी जो शेप है वो है हॉर्स शू शेप। बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा इसके आगे। इसकी शेप कैसी है, इसकी अगर हम शेप की बात करते हैं तो जैसे हॉर्स शू शेप। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको बनाया किसने, ये जो टनल है इसे बनाया किसने है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको बनाया, तो वो है BRO। और BRO की अगर हम बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इस रोड को बनाने में अहम भूमिका जो निभाई है वो बनाई है BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जितनी भी हमारी बॉर्डर्स के ऊपर रोड बनती हैं उनको बनाने में मेन जो रोल प्ले करता है वो कौन करता है, वो करता है BRO, जिन्हें बोला जाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी लेंथ भी आपको पूछी जा सकती है कि ये जो टनल है इसकी लेंथ कितनी है। तो जब हम इसकी लेंथ की बात करते हैं तो जो इसकी लेंथ है वो है 9.02 किलोमीटर। बहुत पॉइंट। अब क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि ये कंसीडर द, क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कैसे पूछा जा सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स रिगार्डिंग द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। फिर आपको वहां पर पॉइंट्स दिए जाएंगे,
कुछ भी इनमें से कोई भी पॉइंट दिया जा सकता है और फिर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू, और विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू, और क्वेश्चन ये भी हो सकता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। जब ये वाले क्वेश्चन आते हैं तो कंफ्यूजन बढ़ जाती है। याद रखना, मैक्सिमम बच्चों के जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो ये वाला पार्ट नहीं पढ़ते, वो ये नॉट वाला पार्ट नहीं दिखता, वो सिर्फ देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये प्रैक्टिकल बातें जो है वो मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपके आने वाले पेपरों में ऐसी गलती ना हो। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये जो नॉट है इसके ऊपर आपने जरूर जो है वो फोकस करना है, उससे आप देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगला इसमें पॉइंट अगर हम देखते हैं तो वो ये आ जाता है कि कौन सी रेंज में बनाया गया है। रेंज आपको पता होगा, जो पर्वत श्रृंखला अगर हम देखते हैं तो पर्वत श्रृंखला, कौन सी पर्वत श्रृंखला में हमारी ये जो हाईवे टनल है ये बनाई गई है, तो इसे बनाया गया है पीर पंजाल रेंज में। इसे जो बनाया गया है वो बनाया गया है पीर पंजाल रेंज। बहुत इंपॉर्टेंट, पीर पंजाल रेंज। फिर अगर हम बात करते हैं इसके बाद हमारे पास चीज आती है कि ये कितनी वाइड है। हमने लेंथ तो इसकी बता दी, लेकिन साथ साथ में आपको यह भी पूछा जा सकता है कि इसकी विड्थ कितनी है, कितनी वाइड है ये। तो जब वाइड की बारी आती है तो ये जो है ये है 10.5 मीटर्स वाइड। ये जो है ये 10.5 मीटर्स वाइड है। होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। और इसके अंदर मेन चीज टनल है। अब जो टनल है तो ऑब्वियसली ये क्या करेगी, दो जगह को आपस में कनेक्ट करेगी। टनल है, दो जगह को आपस में कनेक्ट करेगी। क्वेश्चन आपको यह भी आ सकता है कि ये कौन सी दो ऐसी जगह है जिनको ये जो टनल है वो क्या कर रही है, ये जो टनल है ये कनेक्ट कर रही है। तो वो जो आंसर है उसका वो है इट कनेक्ट्स मनाली एंड ले। ये जो है ये मनाली को कनेक्ट कर रही है किससे, लेह से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टार लगा लीजिएगा। अब आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप गलत नहीं करेंगे, इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अब मैं जितनी भी इसके फैक्ट्स से, जितने भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स थे तो वो मैंने आपको बता दिया। फिर वही आपने काम क्या करना है, आपने एटलस लेना है, आपने एटलस में देखना है इंडिया का जो मैप है उसमें आपने ये देखना है कि जो मनाली है वो कहां पर है, और अगर हम लेह की बात करते हैं तो लेह कहां पर है। तो ये चीज जो है वो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो बनती है। राइट, आगे हम चलते हैं। स्टबल बर्निंग एक टॉपिक हमारे पास हमेशा न्यूज में भी रहा है, और आपको पता है कि जो स्टबल है जिसको हम अगर हिंदी में बात करते हैं, पंजाब हरियाणा के लिए, दिल्ली के लिए ये जो इशू है ये एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। सुना होगा आपने स्टबल, यानी कि हिंदी में हम बात करें तो उसका मतलब होता है पराली। ठीक, रेजिड्यू, जो क्रॉप का रेजिड्यू बचता है उसको हम बोलते हैं स्टबल। हमारे पास जो क्रॉप होती है, जो हमारे पास क्रॉप का रेजिड्यू बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप का जो रेजिड्यू है उसको हम बोलते हैं स्टबल। स्टबल मतलब हिंदी में बात करूं, पहले भी मैंने की, उसको हम क्या बोलते हैं, वो होती है पराली। ठीक, आपने सुना होगा जरूर, कभी ना कभी न्यूज में आपने सुना होगा कि जब भी पंजाब हरियाणा के जो फार्मर्स हैं वो पराली में आग लगाते हैं, अब रेजिड्यू होता है उसको वहीं पर खत्म कर दिया जाता है। ठीक, तो जब उसको वहां पर खत्म कर दिया जाता है तो उसको उसमें मतलब कि आग लगा दी जाती है ताकि वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और नेक्स्ट जो सीजन है क्रॉप का उसको जल्दी से जल्दी नेक्स्ट क्रॉप को वहां पर उगाया जाए। ठीक, तो इसी चीज के लिए वो क्या करते हैं किसान, वो जो पराली होती है, स्टबल होती है, उसमें आग लगा देते हैं जिससे कि जो
बोलते हैं कि पोल्यूशन क्रिएट होता है, और वो पोल्यूशन जो है वो काफी ज्यादा हार्मफुल होता है दिल्ली वगैरह के लिए। तो वही चीज के लिए अभी हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एक कमिटी बनाई है। देखो, स्टबल बर्निंग के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसने स्टबल बर्निंग के लिए एक कमिटी बनाई है, और वो वन मैन कमिटी है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये कमिटी किसके अंडर बनाई गई है। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ये जो बनाई गई है, ये बनाई गई है जस्टिस लॉकुर। ये जो कमिटी बनाई गई है, ये कमिटी बनाई गई है जस्टिस लॉकुर के अंडर। इट इज अ वन मैन कमिटी। ये वन मैन कमिटी है। आप देखना पेपरों के अंदर कमिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं कि इस इश्यू को लेकर हमारी गवर्नमेंट ने किसके अंडर, किसके चेयरमैनशिप के अंडर या किसके हेड के अंडर जो है वो कमिटी बनाई है। तो ये वन मैन कमिटी बनी है, वो किसके अंडर बनी है? वो बनी है जस्टिस लॉकुर कमिटी। बहुत इंपॉर्टेंट, वन मैन कमिटी। और ये कैसे जो है द फार्मर्स कैन, इसका एम क्या है? हाउ, कैसे फार्मर्स कैन प्रिवेंट स्टबल बर्निंग, प्लस क्या ऐसी टेक्निक हो जिससे कि जो उनको स्टबल से निजात मिल जाए। ठीक, बहुत गवर्नमेंट्स आप देखेंगे, काफी गवर्नमेंट ने एक्शन लिए हैं। वो अपनी अपनी मशीन्स भी जो है स्टेट गवर्नमेंट्स वो प्रोवाइड कर रही है। उसको भी और ज्यादा मॉनिटर करने के लिए जो हमने बनाई है वो बेसिकली जस्टिस लॉकुर कमेटी है। और ये जो स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम है, ये बेसिकली 3 स्टेट्स ज्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व रहती हैं। वो 3 स्टेट्स जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व रहती हैं स्टबल बर्निंग के अंदर, वो आपको पता ही है, पंजाब, हरियाणा, और फिर हम अगर बात करते हैं तो हमारे पास आता है उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये ऐसी 3 स्टेट्स हैं जहां पर स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। आगे हम चलते हैं। इसके बाद हमारे पास जो न्यूज आती है वो आती है कि अभी आप देखेंगे कि वर्ल्ड की पहली टेक्नोलॉजी समिट हुई है। फर्स्ट एवर वर्ल्ड की पहली टेक्नोलॉजी समिट। तो ये जो वर्ल्ड की पहली टेक्नोलॉजी समिट है, ये बेसिकली किसने ऑर्गेनाइज की है? हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये वर्ल्ड की पहली टेक्नोलॉजी समिट। अब आपको पता है कि कोरोना की वजह से जो है मीटिंग्स नहीं हो पा रही हैं, लेकिन जो मीटिंग्स हो रही हैं वो है वर्चुअल मीटिंग्स। ठीक है, ये भी जो है ये वर्चुअल मीट है। वर्चुअल मीटिंग का मतलब क्या होता है? वर्चुअल मीटिंग का मतलब होता है कि फिजिकली जो है वो जो वहां पर आए हुए हैं लोग वो नहीं मिलते हैं। वो किसके थ्रू मिलते हैं? वो इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, नेट के थ्रू जो है वो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करते हैं। तो इसी तरह से वर्ल्ड की पहली टेक्नोलॉजी समिट हुई थी। और बेसिकली ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज जो किया, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड, इसको जो ऑर्गेनाइज करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, वो कौन सी है? दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ISA। इसके बारे में भी मैं आपको 1-2 चीजें बताऊंगा। इसका बेसिकली जो मतलब होता है वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका जो बेसिक मतलब बनता है ISA। तो ISA का जो बेसिक मतलब है वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब है क्या? ये जो है इसका हेडक्वार्टर, जो ISA है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है गुरुग्राम।
गुरुग्राम में। ठीक, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, ये इंडिया और फ्रांस, इन दोनों की कोलैबोरेशन से ये चीज बनाई गई है। आपको पता है कि हमारे जो इंडिया है वो थोड़ा सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ावा ज्यादा दे रहा है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज्यादा बढ़ावा वो जो दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो कंट्री है, हमारा जो इंडिया है, वो ट्रॉपिकल कंट्री के बीच में फॉल होता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में फॉल होता है, जिससे कि क्या होता है, मैक्सिमम एरिया इंडिया का, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि जो हमारी सनरेज हैं, सनरेज डायरेक्टली पड़ती रहती हैं 12 महीने, पूरे साल के 12 महीने वो पड़ती हैं, जिससे कि हम जो है इस एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो है एनर्जी इससे बना सकते हैं, ताकि जो हमारी डिपेंडेंसी है जैसे कोल पे, वो चीज जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर, उनसे हम इसके ऊपर शिफ्ट कर सकें। तो ये चीज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इसमें 76 मेंबर्स जो है वो इसके अंदर हो चुके हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टेक्नोलॉजी समिट हुई है, ये इसी ऑर्गेनाइजेशन ने, होप आपको ISA समझ आ गया होगा। ठीक, तो अब क्या है कि ये जो ISA है, इसने ही ये जो सबमिट करवाई है पहली, और इसका जो मेन एम था वो था कि स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना। इट एम टू फोकस ऑन स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी कैसे जो है वो हम अपने इसको टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं सोलर का और ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए। इस न्यूज के अंदर बस इतना ही है, ये चीज आपने ऐसे ही जो है वो नोट डाउन कर लेनी है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि अभी एक सर्वे हुआ है। आपको पता है कि वैसे तो जो है 10 साल के बाद हमारा सेंसस होता है, लेकिन एक अभी लेटेस्ट सर्वे हुआ है जिससे बताया गया है कि जो लिटरेसी रेट है इंडिया का, लिटरेसी रेट जो इंडिया का लिटरेसी रेट है वो बढ़कर अब इट इंप्रूव्स टू, वो बढ़कर कितना हो गया है 77.7%। यानी कि हमारे इंडिया के अंदर जो लिटरेसी रेट है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, वो कितना परसेंट हो चुके हैं, वो हो चुके हैं 77.7%। आपके लिए क्वेश्चन कमेंट में बताइए जरूर। पहले अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारा लिटरेसी रेट कितना था हमारे इंडिया में? क्योंकि अभी 10 साल के बाद आप देखेंगे 2021 में जो है सेंसस होगा, लेकिन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट हमारा कितना रहेगा, ये जो है ये आपने मेरे को बताना है कमेंट बॉक्स में। और आपको पता ही है पिछले काफी टाइम से, काफी सालों से केरला जो है वो नंबर 1 पे चल रहा है। तो इस बार फिर जो 96.2% लिटरेसी रेट के साथ, 96.2% लिटरेसी रेट के साथ जो है वो केरला टॉप पर रहा है। केरला टॉप्ड 96.2% के साथ, लिटरेसी के साथ केरला ने एक बार फिर से जो है वो हैज वंस अगेन एमर्ज्ड एज द टॉप लिटरेट स्टेट या मोस्ट लिटरेट स्टेट। इसको केरला को फॉलो किया है, इट इज फॉलोड बाय दिल्ली। ये भी आपने याद रखना है, केरला के बाद जिसका नंबर आता है वो है दिल्ली, जहां पे 88.7% लिटरेसी रेट है। सबसे ज्यादा लिटरेट, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कहां पर हैं? केरला में।
जिसकी लिटरेसी रेट हमारी कितनी है, इसकी लिटरेसी रेट है 96.2%। और जिसको फॉलो किया किसने, दैट वाज फॉलोड बाय दिल्ली 88.7%। ये तो दो क्वेश्चन यहां पर बनते हैं आपके, लेकिन क्वेश्चन आपको यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा लीस्ट लिटरेट कौन सा स्टेट है। लीस्ट लिटरेट, अगर हम लीस्ट लिटरेट स्टेट की बात करते हैं, लीस्ट लिटरेट सबसे कम पढ़ा लिखा जो अभी इसके अंदर हमने देखा है, तो वो जो है वो है आंध्र प्रदेश। लीस्ट लिटरेट जो है वो है आंध्र प्रदेश, जिसकी लिटरेसी रेट जो है वो हमारी 66.4% ही रही है। ठीक, तो आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको यही आ सकता है कि मोस्ट लिटरेट स्टेट कौन सी है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सर्वे, तो वो है केरला। और लीस्ट लिटरेट अकॉर्डिंग टू द सर्वे जो है वो कौन सी है, आंध्र प्रदेश। एक्चुअली इस क्वेश्चन के आने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि ये तो हमेशा टॉप पे रहता है, तो काफी हद तक जानते ही हैं केरला, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन आने की, आंध्र प्रदेश के ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं केरला और आंध्र प्रदेश की कैपिटल का नाम। आपका जो स्टैटिक जीके पार्ट है वो भी इससे जो है वो इंप्रूव होगा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है, आपने सुना होगा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होता था। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होता था, जो कि पूरे इंडिया के कॉलेजेस को, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, हर ग्रेजुएट कॉलेज जितने भी थे उन सबको मॉनिटर करता था, मेडिकल कॉलेजेस को। MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि लगभग 87 इयर्स ओल्ड बॉडी थी, 87 साल पुरानी बॉडी। क्वेश्चन आपको यह आ सकता है, रिसेंटली MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को किसने रिप्लेस किया, हु रिप्लेस्ड। तो इसकी जगह, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह अब जो आ गया है वो इंडिया का नया मेडिकल रेगुलेटर, मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटर आया है, NMC, जिसको बोलते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन, इसे जो बोला जाता है वो NMC, यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन जो है वो हमारा जो है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह अब आ गया है। और इसके जो चेयरमैन हैं, पहले चेयरपर्सन, इसके NMC के फर्स्ट चेयरपर्सन जो बने हैं वो बने हैं हमारे सुरेश चंद्र शर्मा, मिस्टर सुरेश चंद्र शर्मा। तो मिस्टर सुरेश चंद्र शर्मा जी जो है वो चेयरपर्सन बने हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। ये भी हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज थी। फिर होप आपको यहां तक सारा समझ आ रहा होगा। ये देखिए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि 87 इयर्स ओल्ड बॉडी थी, लेकिन अभी इसके ऊपर करप्शन के चार्जेस वगैरह जो हैं वो काफी लग गए थे, जिसकी वजह से क्या करना पड़ा, जिसकी वजह से इसे रिप्लेस जो है वो करना पड़ा। हां जी, अगला अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है GI टैग। अब GI टैग आपने नाम पहले भी सुना होगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर।
अब ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं की भी जैसे कोई चीज है जो वहां पे फेमस है, जैसे अगर बात करता हूं मैं बनारस की साड़ी या बंगाल का रसगुल्ला, तो उनको जीआई टैग मिला हुआ है कि वहां के लोग उस चीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। तो इस बार का जो जीआई टैग मिला है, जीआई टैग इस बार किसे मिला है? ये मिला है सिक्किम की चिल्ली, सिक्किम की मिर्च है जिसका नाम है डाले खुर्सनी या खुरसानी, डले खुरसानी। तो इसे जो है वो जीआई टैग दिया गया है। इसे कंसीडर किया जाता है एज वन ऑफ द हॉटेस्ट चिलीज ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द हॉटेस्ट चिलीज ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे हॉटेस्ट चिलीज ऑफ द वर्ल्ड। और आपको कोई पूछता है कि जीआई टैग कौन देता है, तो जीआई जो टैग है वो देता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये जीआई टैग देता है। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो यहां तक हमारे करंट अफेयर्स थे। होप आपको ये पसंद आए होंगे। अगर आपको ये पसंद आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।